हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो सीरीज़ की मैंने बात करी थी आज मैं उसका डे 1 पार्ट 1 लेके आया हूँ, जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप चाहे क्लास 12th में हो, चाहे बीकॉम में हो, या किसी भी कोर्स में हो जहाँ पर आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपके कोर्स का हिस्सा है, ये वीडियो देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ बेटा कि आपका कोई भी एक डाउट नहीं रहेगा। प्लस आपको कहीं भी कोई सी भी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। प्लस इस पूरी वीडियो को करने के बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, या तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करूंगा गूगल ड्राइव का लिंक दे दूं ताकि आप वहां प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, प्लीज़ वीडियो को बहुत टाइम लगा है, बहुत तैयारी करी है, आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, बस इतना ही उम्मीद रखता हूँ आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप को एक एक्ट कवर करता है जिसको हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहली बात, एक्ट और सेक्शन, जो भी आप बुक पढ़ते हो उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं, लेकिन जबकि लॉ की बात होती है, किसी एक्ट की बात होती है, वहाँ जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें पैराग्राफ नहीं कहते, उन्हें सेक्शन कहते हैं। और सेक्शन 4 कहता है कि भाई पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का मतलब है कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन किन के बीच? कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 और मोर पर्सन। दोबारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन था ए, जिसका बिजनेस था रेस्टोरेंट का, वो रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन वो अकेला मालिक था। अकेला मालिक था, आपको मालूम होता है अकेला मालिक यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप होती है, वहाँ पे एक ही मालिक होता है। अब उसका रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चल रहा, उसका एक भाई था, उसका एक दोस्त था जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा हुआ है बाहर से, और उसने देखा कि उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं बाहर से कोर्स करके आया हूँ, मैं आपका इसमें अच्छे से हाथ बटा सकता हूँ, और अगर हम दोनों जुड़ जाएं तो हम अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पहली चीज़ क्या है, उनका आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन निकल रहा है। वो आपस में साथ आए, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में रिलेशन, कम से कम 2, ज़्यादा 50 हो सकते हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं हो रही, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है सर? मान लीजिए आपकी फर्म में ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं। ए कुछ नहीं कर रहा, और बी और सी ने कुछ कंडक्ट ऐसा कर दिया जिससे फर्म को घाटा होने वाला है या फायदा होने वाला है। तो ये तीनों का है, ए बी सी, काम चाहे ए करे, बी और सी ना करें, चाहे काम बी और सी करें, ए ना करें, चाहे बी करे, ए और सी ना करें, आपको प्रॉफिट और लॉस एग्रीड शेयर में या इक्वली वॉट एवर इट इज करना पड़ेगा। ये भी एक पार्टनरशिप का फीचर है जो हम आगे समझेंगे। अब क्या होता है, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट करते हैं। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हिसाब किताब, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो मालिक है वो अलग और जो पार्टनरशिप है वो अलग, उन दोनों के बीच को जोड़ते नहीं है। लेकिन लीगल पॉइंट से देखा जाए तो उनके बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यानी कि पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स हैं, एक ही तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल के आते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर कहता है पार्टनरशिप का कि सर कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा लोग चाहिए हमें पार्टनरशिप के लिए। ये मैं आपको समझा चुका। यस सर। उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? एग्रीमेंट यानी कि कहीं लिखा झुका, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जब आप पार्टनरशिप में हैं और आप लोगों ने एक लिखित एग्रीमेंट कर रखा है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट लिख कर भी हो सकता है और बोल कर भी हो सकता है।
ठीक है ना सर। इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या है भाई, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने कितना कैपिटल लगाया, आपकी फर्म का नाम क्या है, आपके पार्टनर्स का नाम क्या है, किसको कितनी सैलरी कमीशन वगैरह मिलेगी, सब होता है। सर क्या हो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आप किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते, आप किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, और अगर अमाउंट ऑफ क्लेम 100 रुपये से ज़्यादा है तो आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। सर 100 रुपये तो आजकल बच्चों वाली बात। तो ये तो पार्टनरशिप डीड। सर क्या ये एग्रीमेंट करवाना कंपलसरी है? नहीं बेटा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर एक तरीके से आपके पास कोई एविडेंस रहता है तो आप कैसे एक्ट करेंगे, और एविडेंस नहीं रहता तो आप कैसे एक्ट करेंगे। उसके बाद इनके बीच में जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, प्लस बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस आई होप आपको मालूम होगा बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज वगैरह, ये बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप हो रही है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए हमारी फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कोई भी पार्टनर कभी भी एजेंट हो सकता है और कोई पार्टनर प्रिंसिपल हो सकता है। कैसे सर? एजेंट और प्रिंसिपल। एक्स वाई जेड किसी काम में एक्स एक्ट नहीं कर रहा तो जो एजेंट है वो एक्स हो जाएगा और प्रिंसिपल कौन हो जाएंगे? वाई और जेड। मान लो वाई एक्ट नहीं कर रहा तो एक्स और जेड एक्ट नहीं कर रहा तो एक्स एंड वाई। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बहुत सारा पैसा। बेटा ये एडवांटेज की तरह मत देखो। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहली बात, ये मैं बार बार फर्म बोल रहा हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, आप सुबह स्कूल गए तो उस छत को स्कूल कहते हो, आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हो तो उस छत को कोचिंग कहते हो। जिस छत के नीचे पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप चलती है, उस छत को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। उसका एक नाम होता है और उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी क्या होते हैं? पार्टनर्स। और उनके बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? नेम, एड्रेस, फलाना ढिंकाना, मनाना जनाना। पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी नहीं है। और एक मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट 6%, बाकी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करते। अब बात आ गई अनलिमिटेड लायबिलिटी की। सर अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो क्या होता है? अगर कर्जा चुकाने का टाइम आया तो जो पैसा बिजनेस में था वो तो देना पड़ेगा, और अगर उससे भी पूर्ति नहीं हो रही तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी लगा दी जाएंगी। आपका घर, बंगला, जो भी आपके पास है, आपकी पर्सनल संपत्ति, उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का नाम सुन के हंसना मत, है ना। उसके बाद लास्ट होता है एवरी पार्टनर राइट एंड कंट्रोल। जितने भी पार्टनर हैं सबको अधिकार होता है, कोई भी कैसे भी एक्ट कर सकता है, जब चाहे, जो बुक ऑफ अकाउंट देखना चाहे देख सकता है, जिस रूल में कंसल्ट देना चाहे दे सकता है। उसको हक होता है कंपनी के सारे फॉर्मेशन, जो भी डिस्क्लोजर हो रहा है, जो भी कंपनी के डिसीजन हो रहे हैं, सॉरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के डिसीजन उन्हें कंसल्ट करके हो। तो ये तो सारे हमारे कुछ फीचर्स थे। अब मैंने कुछ जो मेन पार्ट है वो आपके लिए लिखा था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब एक छोटा सा रिवाइज। सर पार्टनरशिप डीड हमारी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल। सर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितनी होगी? 6% होगी। तो कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन जो यहाँ से कवर होंगे आपके। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है ना। फिर बेसिक रिवाइज में आए हम यहाँ। मैंने आपको बताया पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ बात आई है पार्टनर्स की, तो उसके लिए हम चलते हैं आपके लिए प्यारे प्यारे नोट्स पर। देखिए
सर क्या हो अगर रजिस्ट्रेशन ना हो? रजिस्ट्रेशन कौन सा? पार्टनरशिप डीड ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्ट। ये सूट बेटा वो तेनु सूट सूट करता वाला नहीं है। सूट का मतलब केस करना होता है यहाँ। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके बीच तो आप किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते, और पार्टनर तो छोड़ो थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस नहीं कर सकते। और वो भी छोड़ो, अगर 100 रुपये से ज़्यादा की बेईमानी हो गई या हेर फेर हो गया तो भी नहीं कर सकते। 100 रुपये तक तो कर सकते हो। ठीक, तो अब पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं सर, और पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? उसका अधिकार और उसकी जिम्मेदारी। अधिकार यह है कि वो जब चाहे जिस बुक को चाहे इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। उसको बताना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पार्टनरशिप के अफेयर्स, या कंसल्ट लेना पड़ेगा। उसको एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ये तो उसके राइट्स होते हैं। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? जो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज करी जाए। अपना समय और अटेंशन उसे देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। और अगर कोई लॉस हुआ है फर्म को तो वो भी उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर पार्टनर्स पार्टनर्स बहुत हो गए, अब हम चलते हैं हमारे पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप का पार्टनर है हमारा एक्टिव या एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये कैसे टाइप के पार्टनर होते हैं? ये वो पार्टनर होते हैं जैसे आपने देखी होगी वो पिक्चर थी जिसमें उसे एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, आप कुछ भी कह सकते हैं। सर एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर आपका वो होता है जो हर काम में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपको राजपाल यादव जी याद होंगे, वो एक मूवी थी जिसमें उन्हें जो बहुत सारे जूते धोने के लिए कहा जाता है, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए कहा जाता है, और वो मुंह उठा के फटाफट भागे भागे चले जाते, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। वो पार्टनर जो हर वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सबसे ज़्यादा जल्दी से पार्टिसिपेट करे। दूसरा, अगर ये पार्टनर कभी भी रिटायर होता है तो उसको पब्लिकली नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म का अब पार्टनर नहीं हूं। और एक और चीज, जितने भी पार्टनर हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो एक्टिव पार्टनर का होता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्टनर होता है उसे आप कह सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है ये सोता रहता है, रियल में सोता रहता है का मतलब जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी फंक्शन में। मतलब कि एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद इसे किसी भी कामकाज से मतलब नहीं है। इसको प्रॉफिट मिलेगा जाहिर सी बात है, लेकिन एक्टिव पार्टनर से कम। लेकिन सर लायबिलिटी इक्वल ही बनेगी। जब कर्जा चुकाने की बात आएगी तो ये भी बराबर घसीटे जाएंगे, चाहे सो रहे हो चाहे रो रहे हो। तीसरा पार्टनर होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो हमारी फर्म को या तो अपना नाम दे दिया या अपनी रेपुटेशन दे दी, कोई पैसा नहीं लगाया, कोई कैपिटल नहीं लगाई, और ना ही इसे प्रॉफिट से मतलब होता है। लेकिन सर लायबल अगर कर्जे की बात आती है तो ये भी इक्वली होते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है कि कोई पार्टनर मिस्टेकनली ऐसा एक्ट कर देता है जिससे सबको लगने लगता है कि भाई ये भी इस फर्म का पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे तीन दोस्त थे, तीन दोस्त थे आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, और जहां पर वो पार्टनरशिप कर रहे थे वहां उनके कुछ मुद्दे हो गए, कुछ लड़ाइयां हो गई, और जिनसे उनकी लड़ाइयां हुई वो मेरे जानने वाले थे। तो ये बात उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे वहां पे हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, हमारे वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तुम आ जाओ, तुम्हारी जान पहचान वाले, तुम उनसे बात करके सलाह करा दो। मैं गया, मैंने कहा कि भाई देखो इनकी पार्टनरशिप फर्म है, इन्हें अच्छे से चलने दो, या ये पार्टनरशिप हम अच्छे से चलने दो, आगे से इनसे लड़ाई मत करिएगा। अब जिस बंदे से मैंने सलाह कराई उनके माइंड में ये लगेगा कि शायद मैं भी उस फर्म का पार्टनर हूं, लेकिन ये काम मैंने मिस्टेकनली कर दिया। इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। और होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग आउट का मतलब होता है कोई पर्सन अपने आप को फर्म का पार्टनर बता रहा है, ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि हाँ वो पार्टनर है, और आपने उस वक्त उसे नहीं रोका, तो वो पार्टनर बन गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर कैसे? मान लीजिए मेरे दोस्त का ये एक पेन था,
काफ़ी महंगा पेन मान लीजिए, वैसे तो 10 रुपये का है, वीडियो में ट्रिम कर देना 10 रुपये वाली बात। लेकिन एक पर्सन ने खरीदा, मेरा दोस्त था, पार्टनर ही मान लो, किसी फर्म का पार्टनर था, और वो जो पार्टनर हैं उनके जो पेन थे वो सेल नहीं हो रहे थे। पेन की कंपनी थी, पार्टनरशिप में थी, तो उन्होंने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म ने उन्होंने कहा यार हमारी पेन की पार्टनरशिप फर्म है लेकिन पेन सेल नहीं हो रहे, मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ जरा बात करते हैं। तो मैंने इस कन्वर्सेशन में कहीं भी उन्होंने ये तो नहीं करा कि तुम मेरे पेन सेल करवा दो। मैं गया, मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, दोस्त आया, मैंने कहा देख भाई ये पेन मेरा है, इस पेन को मैं यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा पेन है, राइटिंग देख रहे होंगे काफी बढ़िया चलता है, इतने का है, तुम लोगे? उसने कहा हाँ लूंगा, और मैंने ये सेल करवा दिया। अब मैंने क्या करा, एक्टिवली बताया कि मैं कौन हूं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और जिसके सामने बताया, जिस फर्म की बात हो रही है, उसने मुझे नहीं रोका, तो वो मेरे राइट्स नहीं रोक सकता। तो ये सारे हमारे पार्टनर्स होते हैं। अब आती है राज की बात पहली। राज की बात क्या सर? जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो पार्टनर को जब ही दी जाएगी जब एग्रीमेंट हो, प्रॉफिट होगा तभी दी जाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो स्पेशल कहा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, दिमाग का हो गया दही। देखो बेटा, इसके लिए हम समझेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन आइटम और चार्ज आइटम। एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होते हैं और चार्ज आइटम क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट ऑन प्रॉफिट या चार्ज आइटम्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या नेट लॉस को निकालने के लिए प्रॉफिट में से माइनस करे जाते हैं। आपको चाहे प्रॉफिट हो, आपको चाहे लॉस हो, ये सारे खर्चे आपको देने ही देने पड़ेंगे। सर ये खर्चे कहाँ जाते हैं? इन खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो पार्टनर का हो या आउटसाइडर का, सैलरी कमीशन एम्प्लॉय की या मैनेजर की, और रेंट टू अ पार्टनर आउटसाइडर। एक ध्यान देने वाली बात यह है, ये सारे क्या है? चार्ज हैं। चार्ज आइटम का मतलब क्या है कि भाई आपको चाहे घाटा हो, आपको चाहे फायदा हो, ये एक्सपेंसेस आपको देने ही देने पड़ेंगे। और जो एप्रोप्रिएशन आइटम होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो आपको जब ही चार्ज करने होते हैं जब आपको प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन का आइटम है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तो आपको चाहे प्रॉफिट हो, आपको चाहे लॉस हो, फर्म चाहे गड्ढे में घुस जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। ये क्लियर है? बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। साथ साथ चाहो तो नोट्स बनाते जाना, या मैं कोशिश करूंगा इन सब के नोट्स की पीडीएफ आपको मैं दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे खर्चे थे उन खर्चों को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाला, यानी कि चार्ज आइटम को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचा। पहली बात, अगर नेट लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। लाइन में लिखी हुई है, एप्रोप्रिएशन जब भी प्रोवाइड होगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में प्रोवाइड नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है? ये अकाउंट जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, और इसमें वही आइटम आते हैं। कौन कौन से सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सभी एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए ये नुकसान है। फर्म के लिए क्या है? नुकसान है। और जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो क्रेडिट साइड में, और पार्टनर ने ड्राइंग करी, ड्राइंग का किस्से की बात आई तो यहां बात आई ना, पहला हेड हम समझ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब कभी भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, और अगर ये ड्राइंग्स उसने फर्म के प्रॉफिट में से करी है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको कहते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है,
इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट साइड में जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हमारा एक तरीके का नॉमिनल नेचर का है, तो फर्म को होने वाले सारे खर्चे नुकसान डेबिट साइड में। सर फर्म के लिए खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना डेबिट साइड में, पार्टनर्स को सैलरी देना डेबिट साइड में, पार्टनर्स को कमीशन देना डेबिट साइड में, रिजर्व डेबिट साइड में, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना क्रेडिट साइड में, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एक्सपेंस है, किसके लिए? पार्टनर के लिए। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रीट करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो या फिक्स कैपिटल हो। आगे चल के हम सीखेंगे यहाँ ये दो कैपिटल क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब अगेन आती है एक राज की बात। राज की बात ये आती है, राज की बात 2, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर जो ड्राइंग्स हुई है वो प्रॉफिट में से हुई है, तब तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे। अगर ड्राइंग पार्टनर ने कैपिटल में से निकाली है, यानी कि उसकी जो कैपिटल थी उसमें से कुछ ड्राइंग करी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। एंट्री क्या होती है? मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग कहां जाता है? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो अब हम सीखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर कैलकुलेट होता कैसे। देखो ड्राइंग दो तरीके की होंगी आपकी, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट और एक निश्चित इंटरवल पर, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल पर। यानी कि आपको मालूम है हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के लास्ट में, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता लगाएंगे कि उसने कितनी ड्राइंग करी। अगर ड्राइंग मंथली है तो मल्टीप्लाई 12 से, अगर उसने पूरी साल करी है तो। अगर ड्राइंग क्वार्टरली है तो आपके एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो पहले तो हमने क्या करा, जो भी उसकी एनुअल ड्राइंग है उसका हमने करा टोटल। उसके बाद आपको एक मेन चीज निकालनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी, उस ड्राइंग को करने के बाद कितने मंथ बचे हैं, प्लस जब पार्टनर ने आखिरी ड्राइंग करी, उस ड्राइंग को करने के बाद कितने मंथ बचे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और जो आए उसको 12 से, यानी कि इसको मैं केस से समझाऊंगा आपको। देखो केस 1, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ऑफ कोर्स दिसंबर में खत्म होगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है 12 महीने तक और उसने हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाला है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की शुरुआत में निकाला है, तो मुझे बताओ पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 के 12। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? 1 बचा। तो यहां 12 और यहां 1, 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड किया, 6.5/12, ये आ गया एवरेज पीरियड बिगनिंग वाले केस में 12 मंथ के हिसाब से। अगर सर मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो इसको देखिए, मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो केस सही हो तो पहली ड्राइंग कब करेगा? वो 15 जनवरी को। ये जानू नहीं है, बाबू सोना मोना नहीं है, ये जनवरी लिखा हुआ है। 15 जनवरी को करेगा। 15 जनवरी को करने के बाद कितने महीने बचेंगे बेटा? जनवरी आधा और 11 महीने पूरे, यानी कि 11.5। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा बेटा? सर आखिरी ड्राइंग करेगा 15 दिसंबर को। ये भी क्या बच्चों वाली बात है, पूछते हो तो छोटी मोटी बात है। 15 दिसंबर को करेगा तो कितने महीने बचे? आधा महीना बचा। तो 11.5 और आधा यानी 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6/12 आ गया एवरेज पीरियड। सर अगर एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा? एंड ऑफ एवरी मंथ में पहली ड्राइंग कब करेगा? वो 31 जनवरी को। कितने महीने बचे? सर जनवरी तो चला गया, पूरे 11 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो 31 दिसंबर को। दिसंबर पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा, बाबा जी का ठुल्लू। तो 11/2 यानी 5.5/12। ये तो सर उस केस में है जब पार्टनर ने पूरे 12 के 12 महीने ड्राइंग करी है, बिगनिंग, मिडिल और बीच में।
कभी कभी आपको क्वार्टरली वाला केस भी दे रखा हुआ। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को। और पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? 12 बचे। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? आखिरी क्वार्टर कौन सा था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और हर क्वार्टर की शुरुआत में यानी कि 1 अक्टूबर को कितने महीने बचे सर? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे। तो 12 और 3 15, 15 को 2 से डिवाइड किया, 7.5/12 क्वार्टर वाले केस में, लेकिन बिगनिंग में। अगर यही ऐसा हो, क्वार्टर वाला ही केस हो और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब करी जाएगी सर? 15 फरवरी को, क्योंकि पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च और क्वार्टर के बीच में यानी कि 15 फरवरी को। 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचे? जनवरी पूरा चला गया, फरवरी आधा चला गया, 10 महीने पूरे हैं और आधा यानी 10.5। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 15 नवंबर को, तो यहां भी 1.5 बचा। 10.5 और 1.5 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6/12। सर क्या हो अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो? तो पहला क्वार्टर एंड होता है 31 मार्च को, 9 महीने बचेंगे, और आखिरी तो भाई 31 दिसंबर को, कुछ नहीं बचेगा, 9/2 4.5/12। ऐसे ही हम 6 मंथ में करके देखेंगे, 9 मंथ में करके देखेंगे। अगर आपसे कहे कि हर जो पार्टनर है हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालना है 6 मंथ तक, तो बिगनिंग में क्या होगा? पहली ड्राइंग कब होगी? 1 जनवरी को। कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग कब होगी? 1 जून को। कितने महीने बचे? 1, 6 + 1 7/2 3.5/12। तो आई होप इस कंसेप्ट से आपको जितने भी एवरेज पीरियड हैं उसे निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपकी बात थी जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आप जो ड्राइंग है वो एक फिक्स्ड टाइम पर करी जा रही है। सर क्या हो अगर फिक्स्ड टाइम ना हो? उससे पहले मैं बता दूं, आपने एनुअल ड्राइंग निकाल ली, आपने एवरेज पीरियड निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। कैसे सर? एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय, आपको रेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्या हो अगर जो ड्राइंग का अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट नहीं है, यानी कि पता ही नहीं है वो कब पैसा निकालेगा, कितना निकालेगा। कभी जनवरी की शुरुआत में निकाल लिया तो कभी मार्च में निकाला, कभी अप्रैल में निकाला तो कभी अगस्त में निकाला। इसको हम कहते हैं अनइक्वल अमाउंट। इस केस में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला तो होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। सिंपल मेथड में सबसे पहले आप 4 कॉलम बनाओगे। कौन कौन से? डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि पार्टनर ड्राइंग कब कब कर रहा है ये लिख लोगे, कितना कितना ड्राइंग कर रहा है वो लिख लोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपका साल एंड कब हो रहा है, और जब एंड हो रहा है यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग से, और जब आपका ईयर एंड हो रहा है उसमें कितना मंथ है। जैसे कि एक ड्राइंग करी 1 जून को और साल एंड हो रही 31 मार्च को, तो 1 जून से 31 मार्च कितने महीने हैं वो यहां लिखते जाओगे और यहां इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसका मल्टीप्लाई होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने मंथ रिमेनिंग है अपॉन 12। यहां पे आपको बारी बारी से निकालना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जैसे आप निकालते जाओगे सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगर यही प्रोडक्ट मेथड हो तो प्रोडक्ट मेथड में भी हम पहले 4 कॉलम बनाएंगे। डेट ऑफ ड्राइंग जिसको हम ए मान लेते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जिसको हम बी मान लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग जिसको हम सी मान लेते हैं, और यहां आएगा प्रोडक्ट। सेम वैसे ही है, कब ड्राइंग करी, कितनी करी, ड्राइंग करने के बाद जब साल एंड हो रही है तो कितने महीने बच रहे हैं। अब यहां क्या करेंगे, जितनी ड्राइंग करी और जितने महीने बचे हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते जाएंगे बारी बारी सबका, और सबको जोड़कर ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या सर? टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इसका जोड़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब अगेन आपके साथ एक राज की बात आई है, मैं बता रहा हूं, प्यार से समझ लो। राज की बात क्या है सर? अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और इंटरेस्ट जो है ड्राइंग की उसके साथ पीए लगा हुआ है, पर एनम लगा हुआ है, उस केस में जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे वो 6/12 लेके निकालोगे, यानी 6 महीने के हिसाब से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है प्लस 6% पीए भी नहीं लगा हुआ है, उस केस में आपको टाइम नहीं देखना, जो ड्राइंग दे रखी है इनटू जितना रेट दे रखा है वैसे कर देंगे। ये राज की बात जो मैं बताता जा रहा हूं साथ साथ नोट करना है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा?
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फ़ायदा है, फर्म के लिए नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आता है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ट्रीट किया जा रहा है या क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना अगर प्रॉफिट होता है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो फॉर्मूला बेसिक सा रहता है, कितना है अमाउंट कैपिटल का, रेट क्या है और टाइम। यहाँ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी कभी पार्टनर क्या करता है, कभी कभी साल के बीच में कुछ पैसा और लगा देता है। तो हम क्या करते हैं, पहले पैसा कितना था, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्रैल में जो पार्टनर की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो कुछ भी थी, 1 अगस्त को उसने पैसा और लगाया। तो हम पहले क्या करेंगे, अप्रैल से लेके अगस्त तक मंथ काउंट करेंगे, जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से रेट देंगे, उसके बाद और पैसा लगाया यानी कि वो और जुड़ जाएगा, उसके बाद उस हिसाब से ट्रीट करे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए नुकसान है और पार्टनर के लिए फायदा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगा, यानी कि क्वेश्चन में आपको जो आपकी कैपिटल होती है उसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो सकता है। सर कैसे पहचानेंगे, साल की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस और साल का एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कि ABC की जो ओपनिंग कैपिटल है या कैपिटल है वो 1 अप्रैल को दे रखी है, इट मीन्स कि वो ओपनिंग कैपिटल है, और अगर 31 मार्च की बात हो रही है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से पार्टनर की ड्राइंग ऐड कर दो, कोई प्रॉफिट बांटा है वो माइनस कर दो, पार्टनर ने और पैसा लगाया वो माइनस कर दो, लॉस दे रखा है उसे प्लस कर दो। जस्ट उल्टा कर देते हैं क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलेगा। उसके बाद एंट्री क्या होती है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाता है, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ सिचुएशन जो कि मैंने अभी बताया था ये अभी आगे भी और अच्छे से समझेंगे। लॉस होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना जब तक कि स्पेशल केस नहीं लिखा हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज नहीं माना जा रहा हो। कभी कभी क्या होगा वो मैं आगे समझाऊंगा एप्रोप्रिएशन वाला केस, तब तक हम थर्ड हेडिंग को समझ लेते हैं जो है हमारी सैलरी या कमीशन या रेंट टू अ पार्टनर। सैलरी हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि पार्टनर को मिलती है, फर्म के लिए खर्चा है। सैलरी हमेशा एनुअली काउंट होगा, साल के हिसाब से काउंट होगा। कमीशन भी एक तरीके का एप्रोप्रिएशन है। अब यहां पर कमीशन में क्या होता है, कभी कभी सैलरी क्रेडिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बच्चे सोचे सर लिखा है बताना भूल गए, हाँ बता रहा हूँ। कभी कभी कमीशन के ऊपर आपका केस आ जाता है, लाइन का समझना है। आपको क्वेश्चन दे रहा है कि किसी भी पार्टनर को कमीशन मिलना है प्रॉफिट में से, लेकिन एक लाइन लिखी होगी कमीशन आपको प्रॉफिट में से मिलना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये लाइन आपकी लिखी हुई है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो इजी है, जो नेट प्रॉफिट है कमीशन से पहले इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। लेकिन अगर लाइन लिखी हुई है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट है इनटू जो रेट है अपॉन 100 में उस रेट को ऐड कर देते हैं जो दिया रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो कमीशन की रेट होती है वो 8% होती प्रॉफिट में से, और मान लिया हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए का, तो नेट प्रॉफिट में 1 लाख आता, रेट में ऊपर आता 8 अपॉन 100 प्लस 8 यानी कि 108। इसमें भी एक लोचा है वो मैं बताऊंगा, पहले एंट्री बता दूं। मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल क्या, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा केसेस में दे रखे हो सकते हैं, कैसे सर, कैसे का मतलब कमीशन मिलेगा पार्टनर को कब, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, लेकिन सैलरी चार्ज करने से पहले।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है आपको क्वेश्चन में उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर जो आएगा ये देखेंगे बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है तो कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी डेबिट करने के बाद या काटने के बाद करना है तो प्रॉफिट में से दोनों को माइनस कर दोगे, देन उसके बाद करोगे। ये तो सैलरी और कमीशन की कहानी थी। देन आता है रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर मैंने क्वेश्चन में भी कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, कुछ मिनट पहले बताया था आपको कि रेंट एक चार्ज आइटम है और ये आपको देना पड़ेगा चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो। तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है। तो इसकी जब एंट्री पास करी जाती है भाई पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आएगा तो रेंट अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेंट आपको कैश में मिल रहा है या चेक से मिल रहा है तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ आता है, ये डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट। यहां तक की बात आपको समझ आ गई? यस सर। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज है, आपको देना ही देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा तो 6% लिया जाएगा और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो लोन है वो कब दिया है, किस पार्टनर ने। डेबिट साइड में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होती है, एक लोन की होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन, और कहाँ जाता है सर, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब क्या है, एक तो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आगे पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद, अभी बहुत देर से हम कैपिटल की बात हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है जो बनता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। इसमें जो पार्टनर को फायदा हो रहा होता है वो क्रेडिट साइड में डालते हैं और जो नुकसान हो रहा होता है वो डेबिट साइड में डालते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि कैपिटल अकाउंट कौन सा मैनेज किया जा रहा है, फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड मेथड को फॉलो किया जा रहा है तो इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो किया जा रहा है तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे हो तो पहले अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या आएगा, किसी पार्टनर ने पैसा निकाला या डाला, निकाला तो डेबिट साइड, डाला तो क्रेडिट साइड। पार्टनर की पुरानी कैपिटल भी दे रखी होगी तो वो क्रेडिट साइड। इतना ही आता है, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस तो आपको मालूम होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जहाँ का भी बैलेंस कम है वहाँ बैलेंस कर देते हैं। और जो अदर बेनिफिट है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हुआ प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड में आएगा, फिक्स्ड मेथड में, करंट अकाउंट में। और जो नुकसान वगैरह है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर घाटा हो गया है ना, वो डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दो यानी कंबाइन कर दो, ये सारी चीज एक ही अकाउंट में आ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो अब जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, इससे पहले एक और अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनता है, सबसे पहले बाई में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आया, सारा चार्ज बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, सैलरी, एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय, माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट जो आएगा उसे यहां डालते हैं। डेबिट साइड में सारे खर्चे फर्म के और सारे फायदे एक तरीके से पार्टनर के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। और क्रेडिट साइड में फर्म के फायदे एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद देखते हैं कि ये साइड ज्यादा है या ये साइड ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां आता है लॉस, और ये लॉस कहां जाता है, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। अब जो केस बनते हैं वो केस ये बनते हैं कि क्या हो अगर जो एप्रोप्रिएशन है यानी कि ये जो चीजें होती हैं वो प्रॉफिट से भी ज्यादा हो, यानी कि प्रॉफिट है 30,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बैठ रही है 60,000 की। उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर कोई लाइन नहीं दे रखी तो क्या होता है, जितना यहां प्रॉफिट एंड लॉस होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। जैसे कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ABC की इंटरेस्ट ऑन वो ABC की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो हम देखते हैं कि तीनों चीज कब तक कट रही है। आपने देखा तीनों में 5-5 जीरो है, तो 5-5 जीरो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 1:2:3। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल रेशियो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में क्या है कि एप्रोप्रिएशन जो ट्रीट करे जाएंगे एज अ चार्ज ट्रीट करे जाएंगे,
उस केस में आपको फर्म को जो है लॉस भी हो लेकिन सारी चीज़ वैसे ही देनी पड़ेंगी जैसी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ बाई में प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो यहाँ लॉस आएगा तो लॉस होने दो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन को एज अ चार्ज ट्रीट किया जा रहा है। देन आती है एक खतरनाक सी चीज़ जिसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि अकाउंट क्लोज होने के बाद हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, देना भूल गए। सैलरी देनी थी, देना भूल गए। ड्राइंग्स लेनी थी, लेना भूल गए। जिस रेट से देनी थी करना भूल गए। तो उसके लिए हम दोबारा से एडजस्टमेंट करते हैं। उसके लिए एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी पार्टनर हैं आपको उन सबके नाम लिखने हैं। जैसे 3 पार्टनर है तो ए बी सी, इनका एक डेबिट होगा और इनका एक क्रेडिट होगा, ठीक है ना। डेबिट का मतलब जो भी पार्टनर को नुकसान हो रहा है वो उनका डेबिट है और जो भी पार्टनर को फायदा हो रहा है वो उनका क्रेडिट है। ऐसे ही आपको फर्म का लिखना है। फर्म का डेबिट क्या होगा, जो पार्टनर का नुकसान है। फर्म का डेबिट क्या होगा, जो पार्टनर का नुकसान है। और फर्म का क्रेडिट क्या होगा, जो पार्टनर का फायदा है। यानी कि फर्म का जो नुकसान है वो डेबिट और फर्म का जो फायदा है वो क्रेडिट। फर्म का जो नुकसान है वो क्या है, जो इनका फायदा है, और जो फर्म का जो सीआर है वो मतलब इनका डीआर सीआर करेंगे। अब हम करते कैसे हैं, क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमने क्या चीज बांट दी। तो पहले तो हम वापस मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हमने प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी दिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रॉफिट मंगाएंगे पार्टनर से। तो अब पार्टनर क्या करेगा, हमको प्रॉफिट देगा। तो पार्टनर के लिए क्या है ये सर, खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा हर पार्टनर के। और फर्म के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद जो जो चीज़ें पार्टनर को मिलनी थी वो क्रेडिट साइड में। फिर बैलेंस चेक किया जाता है हर का कि डीआर ज़्यादा है या सीआर, तो उतना ही लिख देते हैं। और जिसका डीआर ज़्यादा होता है उसका नाम डीआर में और जिसका नाम सीआर ज़्यादा होता है उसका सीआर में एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाती है। इसके बाद आते हैं आपके लास्ट 2 टॉपिक। एक होता है ट्रीटिंग अ मैनेजर एज पार्टनर ऑफ द फर्म। जो आपका पार्टनर है उसे आप मैनेजर ट्रीट कर रहे हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को रिवाइज करते हैं। कैसे करते हैं रिवाइज, हमने जितना प्रॉफिट दिया था उसमें हम जोड़ देंगे कि उस अगर वो मैनेजर है, मैनेजर था तो उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा था, और वो अमाउंट माइनस कर देंगे जब वो पार्टनर था उसे कितना अमाउंट मिल गया, तो आपका रिवाइज प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल सा। तो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पार्टनर होते हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को या 2 पार्टनर को गारंटी मिली होती है। आपको यह देखना होता है कि वो गारंटी दी किसने है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है या फर्म ने दी। अगर पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है तो जो भी उसे गारंटी मिली है अगर उससे कम अमाउंट से मिल रहा है प्रॉफिट में से तो वो डेफिशिएंसी यानी कमी वो पार्टनर भुगतता है। लेकिन अगर फर्म ने दी है तो जो भी कमी होती है जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं और अपने रेशियो में भुगतते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस गारंटी पार्टनर, यानी कि एक्चुअल शेयर क्या है उसका। ठीक, फॉर एग्जांपल गारंटी उसे मिली थी 10,000 की और जो प्रॉफिट में से उसका शेयर निकाला तो प्रॉफिट निकल के आया 8,000 रुपए। कितने की कमी रह गई, 2,000 की। ये 2,000 की कमी कौन पूरा करेगा सर, ये 2,000 की कमी वो पूरा करेगा जिन्होंने गारंटी दी थी। उसमें भी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो जो गारंटी अमाउंट था उसमें से जो उसे प्रॉफिट मिलेगा वो माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में ही लॉस है तो भाई पार्टनर को तो गारंटी प्रॉफिट की मिली है, प्रॉफिट प्लस जो उसको लॉस झेलना पड़ता है वो लॉस भी अब कौन झेलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो डबल हो जाता है, जिसका मैंने इक्वेशन भी लिखी है, गारंटी अमाउंट प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस। तो अब एक राज की बात यहां ये आती है कि ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो चुका है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं कहता हूँ फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप यहाँ भी बता सकते हो कि सर ये चीज़ में अभी हमें दिक्कत